हेलो बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न फर्स्ट का लास्ट टॉपिक एक्सरे स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी डिटेल में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें आएंगी, बेसिक समझेंगे इसके, देन कुलिज एक्सपेरिमेंट, एक्सरे की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ एक्सरे, देन लास्ट में आएंगे मोज़ले लॉ की बात करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, पेन और पेपर उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि जैसे एक्स किरणों की खोज कब हुई, किन्होंने की, क्या कहानी है उनकी, है ना। पूरा मॉडर्न कहानी है, आपको बताइए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, पूरा डिटेल में नॉलेज चल रही है। ठीक है, चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सन 1895 में रोंगटन के द्वारा खोजी गई थी। अब सर रोंगटन के बारे में बताऊं, एक जर्मन साइंटिस्ट थे और सबसे पहला नोबेल प्राइज भी इन्हीं को मिला था और इन्हीं के समय से ही नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ। सबसे फर्स्ट प्राइज, नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था। ठीक, और ये थे जर्मन साइंटिस्ट। जैसे अब वर्ल्ड वार फर्स्ट देखें तो जर्मनी की हालत काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने विचार किया, मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट के पास इतना भी नहीं था कि वो अपने यहाँ के लोगों को खाना भी 2 टाइम का खिला सकें। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि खाना खिलाने तक उनके पास बजट नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा, अगर हम अपने यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को बचा लें तो हम वापस जर्मनी को उसी स्थिति में ला सकते हैं। मतलब जैसे हमारा पहले था जर्मनी, उसी स्थिति में ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट थे उनके पास प्रपोजल भेजा। सर रोंगटन सर के पास भी भेजा गया, एक बंद लिफाफा गया, उसमें कुछ पैसे भी थे। तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात देखिए, सर रोंगटन सर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि एक साइंटिस्ट कभी भी अपने काम को बेचता नहीं है। मतलब आप सोचिए, उस दौर में उन्होंने एक्स किरणों की खोज की, उसके बाद प्रपोजल भेजा गया, कुछ पैसे भी अच्छे खासे भेजे गए होंगे, छोटे मोटे तो होंगे नहीं, 1000, 2000, 5000, है ना। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। उन्होंने बोला कि हम अपनी चीज़ों को, अपने काम को बेच नहीं सकते हैं। मतलब उनका एक जो ईगो होता है कि मतलब कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, बट हर चीज़ को आप खरीद नहीं सकते हैं ना। उनका एम है, उनका क्या बोलते हैं, जीवन का लक्ष्य है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ खोजनी है मुझे, तो वो खुश हैं उसमें, लेकिन वो बेच नहीं सकते उस चीज़ को। तो ये चीज़, और फर्स्ट नोबेल प्राइज जो जाता था, जो दिया गया, वो सर रोंगटन सर को ही दिया गया फॉर एक्सरे। एक्स किरणों को सबसे पहले खोजा 1895 में उन्होंने खोजा, नोबेल प्राइज मिला। उसी के बाद सबको नोबेल प्राइज मिलना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? ये तो सर रोंगटन सर की बात है। थोड़ा सा हर आदमी के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और सीखना ये चाहिए कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे, गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा, अच्छी खासी मनी भी भेजी, फिर भी उन्होंने उस मनी को एक्सेप्ट नहीं किया। आजकल के नहीं है कि चलो पैसे के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं ना। उस समय उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट नहीं किया, वो थोड़ा सा उनको ठेस पहुंची कि हर चीज को नहीं बेच सकते हम लोग। ये पूरे देश के लिए, हर सभी के लिए, सभी लोग इससे आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हर चीज को बेच दिया जाए, क्या बोलते हैं, चलो मुझे कुछ पैसा मिल गया, काम खत्म मेरा, अब मेरा जीवन का उद्देश्य खत्म। नहीं भाई, नई 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 चीज़ों को खोजने के लिए, है कि नहीं। तो ये चीज़, हर चीज़ पैसा से खरीदी नहीं जा सकती, ये इनमें था ना, और मेरे में भी है ऐसा। तो बात करते हैं, अब बोलेंगे नहीं सर आप में नहीं है। देखें आप, तो ऐसे नहीं है, हर चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते हैं जितना, मतलब कि काफ़ी, हर चीज़, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। देखिए आपकी भी सोच अलग अलग होगी। आप भी ये सोचते हो कि हर चीज़ मैं पैसे के लिए नहीं करूँगा, कुछ चीज़ समाज के लिए भी करूँगा, कुछ चीज़ देश के लिए भी करूँगा, जिसमें मेरा मतलब कुछ मुझे कमाना नहीं है उस चीज़ से, सिर्फ लोगों को खुश करना है।
ठीक है, ऐसा मैं भी करता हूँ, काफ़ी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, चैप्टर चल ही रहा है कि मैं क्या काम करता हूँ कि जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो काफ़ी चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात है। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये अत्यधिक ऊर्जा की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। मतलब ये जो रेज होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब किलो वोल्ट में है, किलो वोल्ट के क्रम में है, द ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है उसका ऑर्डर क्या होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से, सुने, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के क्रम में होता है। देखें, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के क्रम में होता है। दूसरी बात, ये अदृश्य किरणें होती हैं, ये आपको कभी दिखाई नहीं देती हैं। अगर आपने देखा हो कि किसी डॉक्टर ने बोला हो किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया हो, हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, या कहीं भी कुछ फ्रैक्चर हुआ हो, कहीं चोट लग गई हो, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, वो बोलता है कि भैया जाओ एक्सरे करा के आओ, कमर दुख रही है मेरी, जाओ एक्सरे करा के आओ, देखूं मैं पहले कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं लगी है ना। तो एक्सरे को देखा नहीं है, वो क्या बोलता है, जिसपे लैब पे जाते हैं हम लोग, लैब वाला बोलता है भैया ऐसा करके हाथ रखो, अगर हाथ फ्रैक्चर हुआ है ऐसे करके हाथ रखो, और जब मैं बोलूं तो क्या बोलते हैं, हाथ हिलाना नहीं, है ना। तो वो एक मशीन से कुछ करता है, उसके बाद बोलता है कि हाथ नहीं हिलाना, और एक्सरे हमारा हो जाता है। हम देखे ही नहीं और एक्सरे हमारा हो गया। मतलब ये क्या होती है, अदृश्य किरणें हैं। ये फटाक से आपको बिना दिखाई हुई आपके अंदर तक जाएंगी, पेनिट्रेट करेंगी इस पूरे मांस को, अंदर तक हड्डियों का फोटो लेके, और एक ब्लैक फिल्म पर पूरा अपना क्या होता है, पूरी हड्डी का जो भी डिजाइन है आपका वो शो करता है। ठीक, तो क्या होती है बेटा, ये एक्स किरणें, ये अदृश्य किरणें हैं। थर्ड पॉइंट, चूंकि प्रारंभ में क्या होता था, स्टार्टिंग में जब रोंगटन सर ने खोजा इसको, तो ये किरणें दिखाई नहीं दी, इन किरणों के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था, तो इन्होंने क्या बोल दिया गया, एक्स किरणें। देखें, जैसे चूंकि प्रारंभ में इन किरणों के गुण क्या थे, अज्ञात, किरणों के गुण अज्ञात थे, इसलिए इन्हें क्या क्या बोला गया, एक्स किरणें। मतलब जिसको पता नहीं वो एक्स। ठीक, एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में, आपको बताया मैंने कि यहीं हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, उसका तुरंत एक्सरे ले लें आप, आपको पता लग जाएगा कितना फ्रैक्चर है, माइनर है, मेजर है, बड़ा फ्रैक्चर है, या पूरा ही टूट गया है, कहीं का भी हो, पैर की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है, माइनर है, मेजर है, पूरा ब्रेक हो गया है, सब बता देगा। चिकित्सा विज्ञान में सुरक्षा जांच में, अगर आप सुरक्षा जांच में देखें कि जैसे आतंकवादी हमला होता है किसी देश के ऊपर, या कुछ भी होता है, किसी भी सुरक्षा जांच में अगर आप देखें, तो जैसे रेलवे स्टेशन पे एक गेट बना होता है, ठीक है, उसके अंदर से सभी लोगों को गुजारा जाता है, किस लिए, क्योंकि उनके सामान को, जो उनका बैग होगा, जो उनका सूटकेस होगा, इन सबको बिना खोले हुए उसके अंदर की चीज़ों को देख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे। बिना खोले हुए पता लगा लेंगे इसके अंदर कितना क्या रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पिस्टल है, क्या है इसके अंदर, वो सब पता लगा लेते हैं। तो सुरक्षा जांच में कंटेनर में दरार की जांच, जो अब कंटेनर की बात की जाए, जैसे मान लीजिए हाई इन्फ्लेमेबल जो कंटेनर होते हैं, जैसे गैस के कंटेनर हैं, पेट्रोल के कंटेनर हैं। अब गैस के कंटेनर है, उसमें थोड़ा सा भी लीकेज आ जाए ना, वो त्राहिमाम मचा देगा, जिस एरिया में होगा, पूरे एरिया में थोड़ा सा भी लीकेज हो, गैस है, थोड़ी सी भी लीकेज हो, मतलब आदमी, सारे आदमी खत्म है। ये देखो आप, जहरीली गैस जिसे हम बोलते हैं, सब आदमी मर गए, समझ रहे हैं। तो इतना सा भी लीकेज ना हो, इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। मतलब लीकेज करने के लिए नहीं, उस लीकेज का पता लगाने के लिए कि उसको दूर कीजिए, भैया वहां पे लीकेज है ना, छोटा सा लीकेज है, माइनर लीकेज है, उसको दूर कीजिए, इसके लिए। दूसरा, मिश्र धातु की संरचना को खोजने के लिए किया जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट रहे एक्सरे के, तो जिन्हें आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। काफ़ी सर रोंगटन सर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी भी हमें मिली। देन उसके बाद में
आपको याद रखना है कि जो इनका ऊर्जा है किलो वोल्ट में होती है और जो तरंग दैर्घ्य 0.12 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। इनविजिबल रे हैं। स्टार्टिंग में इनके जो प्रॉपर्टी थी इनकी पता नहीं थी, इसलिए एक्स किरणें कहा गया इनको। और देन इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सुरक्षा जांच में, कंटेनर में दरार की जांच में, मिश्र धातुओं की संरचना खोजने में, और देन हम लोग कर सकते हैं सुरक्षा जांच में। तो इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ठीक से समझना होगा कुलिज नली का एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा है, इससे पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। कुलिज नली का एक्सपेरिमेंट। तो जल्दी से लिखें वीडियो पॉज करके, देन स्टार्ट करते हैं कुलिज नली का प्रयोग। देख, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे किसकी, ये है हमारे पास, हेडिंग डाल दें, कुलिज नली के द्वारा, कुलिज नली के द्वारा एक्स किरणों का उत्पादन अब देखें यहां पर, यह है हमारी कुलिज नली एक्सपेरिमेंट, है ना। और इसके द्वारा एक्स किरणों का उत्पादन कैसे होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात की जाए कि यहाँ पर एक हम लोगों ने लगा रखा है फिलामेंट। और फिलामेंट क्या काम करता है, अब एक इसके फिलामेंट के साथ हमने क्या लगा रखा है, फिलामेंट वोल्टेज भी। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम फिलामेंट वोल्टेज से धारा प्रवाह करते हैं फिलामेंट की ओर, ठीक है, तो फिलामेंट धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। इसका अच्छे से हमने कहाँ समझा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वहाँ भी हम लोगों ने फिलामेंट से, जब डेविसन जर्मर साहब का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी यही कहानी थी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, है ना, कैसे क्या होगा उस जगह, उसकी बात अगर आपको सुनना है तो वहाँ सुन सकते, नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको भी सुने। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने विभव लगाया, फिलामेंट वोल्टेज अप्लाई किया, वैसे ही क्या होगा, ये फिलामेंट जो होगा वो गर्म होगा। एक निश्चित तापमान से जैसे ही ये कुछ और गर्म होगा, उसके बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मानते हैं कि यहाँ से जो इस धातु का कार्यफलन है, उस कार्यफलन से ज़्यादा का अगर हम लोग ऊर्जा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ऊर्जा पाकर उस पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पृष्ठ से, थर्मियोनिक एमिशन से, तापीय उत्सर्जन की विधि से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा हो, और यह भी हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो गए भैया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएंगे ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। ना इन इलेक्ट्रॉनों को पता है कि मुझे किधर जाना है, मुझे इस तरफ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, किधर जाना है, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके पास ऊर्जा भी नहीं है, हमने अप्लाई किया त्वरित विभव, एक्सटर्नल, और इसकी जो रेंज है किलो वोल्ट में है, मतलब इतनी एनर्जी ये दे देगा कि ये एक्सेलरेट होंगे, और एक्सेलरेट होकर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे जाके इस टारगेट से टकराएंगे। ये जो टारगेट है आपका, जो ये लक्ष्य है, इससे जाकर क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, टारगेट, ठीक है। तो ये तो तंतु वाली बात हुई और त्वरित विभव वाली बात हुई। अभी धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं, समझते चलिए। हमने क्या किया, दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या किया, एक फिलामेंट लगाया, फिलामेंट्स को कनेक्ट किया फिलामेंट वोल्टेज से, हमने इस वोल्टेज की सहायता से धीरे धीरे धारा प्रवाह किया फिलामेंट की ओर। फिलामेंट गर्म हुआ, एक निश्चित तापमान के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने लग जाएगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, जो उसका कार्यफलन होगा, उस कार्यफलन से अधिक ऊर्जा जब हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पृष्ठ से बाहर निकलेगा। अब इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, अब इन इलेक्ट्रॉनों के पास
कुछ ऊर्जा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए मानते हैं कि अगर इन इलेक्ट्रॉन के पास जीरो ऊर्जा है, कोई ऊर्जा नहीं है, अच्छा इनको ये भी पता नहीं कि मुझे सीधे जाना है कि मुझे यहाँ जाना है, तिरछे जाना है कि ऊपर की नीचे, बिल्कुल भी पता नहीं। तो हमने क्या किया, एक कॉलिमेटर लगाया इससे। ये कॉलिमेटर क्या काम करेगा, ये इनको बताएगा कि भैया तुम्हें सीधे रास्ते जाना है, सीधे रास्ते जाना है, कहीं नहीं जाना, तुम्हें सीधे जाना है और सीधे जाके इस टारगेट से टकरा जाना है। अब इनके पास ऊर्जा भी नहीं है, तो हमने क्या किया, एक त्वरित विभव लगाया। इसके रेंज क्या है, किलो वोल्ट में। तो ये काफ़ी अत्यधिक एक्साइट कर देगा इन इलेक्ट्रॉन को कि भैया जाओ और पूरी ऊर्जा के साथ उस लक्ष्य से टकरा जाओ। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधे जाएंगे और इस लक्ष्य से टकराएंगे। अब टारगेट आपका किसी भी मटेरियल का हो सकता है, इसकी भी कुछ शर्तें हैं, मतलब एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, टंगस्टन का हो सकता है, मटेरियल पे। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है कि जो टारगेट है इसका एटॉमिक नंबर बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, टकराने के बाद जो हीट क्या बोलते हैं, इससे टकराएंगे, टकराने के बाद ये अपनी ऊर्जा इसको भी देंगे, है ना, मैक्सिमम ऊर्जा ये टारगेट ले लेगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसका, तो ये मेल्ट होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए टारगेट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसकी कंडक्टिविटी क्या है, जो अगर तापीय चालकता की बात करें तो ये भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हीट डेवलप होगी जैसे ये टकराएगा, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा देगा और देने के बाद जो इसके टारगेट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी कंपन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। कंपन की ऊर्जा बढ़ने से ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा जैसे बढ़ेगी तो टारगेट मटेरियल क्या होगा, पिघलने का खतरा रहेगा। तो इसलिए हमें ऐसा मटेरियल लेना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज़्यादा हो, तापीय चालकता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि जो हीट डेवलप होगी वो बाहर निकल जाए, वो हीट रिमूव हो जाए, है ना। तो इस टाइप का हमें जो टारगेट चाहिए उस मटेरियल का होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हीट को रिमूव कराने के लिए हमने क्या किया है, वाटर सप्लाई दी है। जो हीट डेवलप होगी इसके माध्यम से बाहर आता जाएगा, इधर से ठंडा पानी आएगा, इधर से बाहर गर्म पानी चला जाएगा। ये ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी। क्लियर है, तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है हमने। ये नेगेटिव टर्मिनल है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसे हम लोग बोलेंगे एनोड और इसे बोलेंगे हम लोग कैथोड। आइए अब चर्चा करते हैं डिटेल में। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ से बात करने जा रहे हैं, देखिए कि हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल भी लगाया है। तो आप देखें कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक नेचर है। तो ऋणात्मक नेचर होने के कारण ये जो टारगेट है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ F इक्वल्स टू QE, F इक्वल टू QE। अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक माने तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक कार्य, और ये कार्य किस में रूपांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। और ये जब हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है और अपनी गतिज ऊर्जा से जाके इससे टकराएगा, टकराने के फलस्वरूप
ये अपनी गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा होगी इसकी वो लॉस होगा, और जो इसकी ऊर्जा का जो लॉस होगा, अच्छा, ये एक कोलिजन भी कर सकता है, एक टक्कर भी कर सकता है और कई सारी टक्करें कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसके पास काफ़ी अत्यधिक ऊर्जा है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे अपनी अत्यधिक ऊर्जा के साथ जाके इससे टकराया, ऊर्जा का लॉस हुआ, फिर टक्कर की, फिर ऊर्जा लॉस, फिर टक्कर की, फिर ऊर्जा लॉस, मतलब मोर देन वन कोलिजन, एक या एक से अधिक टक्करें इलेक्ट्रॉन कर सकता है। और जितनी जैसे टक्कर किया, पहले टकराया फिर लॉस, टकराया फिर लॉस, फिर टकराया फिर लॉस, फिर टकराया फिर लॉस, तो जितनी टक्करें कर रहा है, टक्कर करने के बाद जो बची हुई ऊर्जा है वो ऊर्जा किस में मिलेगी हमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के माध्यम से। ये विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं, यही तरंगे क्या कहलाएंगी? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, और यही तरंगे क्या कहते हैं हम लोग? एक्स किरण। इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग? एक्स किरण। दोबारा समझें कि जैसे हम लोगों ने क्या लगाया, ये त्वरित विभव लगा दिया है इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ पर हम लोगों ने माना कि ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दी। ऊर्जा देने के बाद ऊर्जा किससे दी हम लोगों ने? त्वरित विभव से। तो जब जैसे ऊर्जा दी, इनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आई, हम लोगों ने क्या किया, अब आप देखें यहाँ पर ये एनोड, ये कैथोड, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो ऋणात्मक है। अब आप अंदर ही अंदर देखें तो जो एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर, हाइयर से लोअर की ओर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है किधर, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप मानिए कि बल इंटू विस्थापन किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है? कार्य। और वो कार्य किस में रूपांतरित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो किया गया कार्य से एनर्जी आई है उसके पास अत्यधिक, उस एनर्जी के साथ इस टारगेट मटेरियल से टकराता है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे टकराएगा तो इसकी इसकी जो ऊर्जा में हास होगा, फिर टकराया फिर हास, फिर टकराया फिर हास, फिर टकराया फिर हास। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बार में ही अपनी सारी ऊर्जा हास कर दे। हो भी सकता है और नहीं भी। हो गया तो बात करेंगे, नहीं हो रहा है तो बात कर ही रहे हैं अभी। तो हमने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से टक्कर करेगा, जैसे टकरा गया यहाँ से, तो कुछ ऊर्जा का लॉस किया। अब मान लीजिए पूरी ऊर्जा लॉस नहीं हुई, तो फिर टकराएगा। जैसे टकरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मंदित। त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? मंदित। और मंदित इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? एक्सेलरेटिंग, भाई त्वरित होता है। तो अगर हम लोग मैक्सवेल थ्योरी की बात करें, मैक्सवेल के सिद्धांत की हम लोग बात करें यहां पर, तो मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं या विकिरित करते हैं। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकिरित करते हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरणों को निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होगा, तो डी एक्सेलरेशन से क्या होगा? मंदित हुआ, और मंदित इलेक्ट्रॉन क्या एमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगों या विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या हुई? बाहर निकली। और इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों को या विकिरणों को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स किरणें। क्या बोलेंगे बेटा? एक्स किरणें। क्लियर? अब बात समझ में आई आपको? एक्स किरण क्या बोलते हैं ये। अब जैसे मानते हैं इसमें, तो अभी हमने काफी सारे इलेक्ट्रॉन की, मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात की, कई सारे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं यहाँ पर और डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। डी एक्सेलरेशन से क्या, मैक्सवेल थ्योरी को अकॉर्डिंग अगर देखें कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं।
तो यही विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या कहलाएगी, एक्स किरणें अपनी। ठीक, दूसरी बात, मान लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने, मान लेते हैं कि कई सारे इलेक्ट्रॉन नहीं करते, हम तो एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। किसकी? जैसे एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा एनर्जी दी और इससे खड़ाक से टकराया और माना कि एक बार में इसने पूरी एनर्जी लॉस कर दी। ठीक है, अब फिर क्या मिलेगा, यहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स किरणें। क्या बोलेंगे बेटा, एक्स किरणें। जैसे यहां पर लें, अगर यहां पर बात की जाए, ये आपका फिलामेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन जाके किससे टकराया, अगर इसी एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जाके किससे टकराएगा भाई, टारगेट मटेरियल से। ये टारगेट मटेरियल से टकराया है। अब जैसे ये टारगेट मटेरियल से जाके टकराया और टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी पूरी, के बाद जो एनर्जी मिली, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 100% जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसका 1 या 2% हिस्सा ही एक्स किरणों के रूप में मिलता है हमें, बाकी 98 to 99% क्या हो जाता है, लॉस। कौन सा लॉस, हीट लॉस। समझ रहे बात? तो जैसे यहां से गया, यहां से लेकर यहां तक, तो जो हाई एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ, उसकी एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, डेल्टा ई इक्वल टू एस सी बटे लेमडा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाके ऐसे करके इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब फोटोन, और फोटोन कितनी एनर्जी का, डेल्टा ई एनर्जी का, इक्वल्स टू एस सी बटे लेमडा। एक बार में इसने पूरी एनर्जी दे दी अपनी। पहली टक्कर, मल्टी टक्कर की बात नहीं करें, पहली टक्कर। ठीक है, तो यदि इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का पूरा लॉस कर दिया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो हम लोगों ने बोला कि भाई जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग रहा है, तो वो बल कितना है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बल लगने के फलस्वरूप एक कार्य होगा, ये बात कर ली हम लोगों ने। अब ये कार्य किस में रूपांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। ठीक है, जिस गतिज ऊर्जा से ये टकराएगा। तो हमने क्या बोला, जो फोटोन एमिट हो रहा है, जो फोटोन निकल रहा है यहाँ पर, रेडिएट कर रहा है, उसकी ऊर्जा कितनी है, इक्वल टू एस सी बाई लेमडा है। ये एमिटेड फोटोन की एनर्जी है, और मानते हैं कि इतनी ऊर्जा का फोटोन निकला है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एक्स किरण। ठीक है, अब जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है आपके पास, किए गए कार्य के बराबर। तो यहां पे लिख दें क्या, किया गया कार्य क्या होता है, Q इंटू वी, भाई आवेश इंटू विभवांतर। तो यहां पर आवेश कितना, इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इंटू वी, और विभवांतर कितना है, VA, हमने बोला है VA विभवांतर। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा है ये किसके बराबर होगी, जो जिस एनर्जी का फोटोन बाहर निकला है, क्योंकि एक सिंगल कोलिजन में, एक टक्कर में ही पूरी ऊर्जा खत्म, और फिर वहां पर क्या निकला है, फोटोन एमिट हुआ है, और उस फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, एच सी बाई लेमडा। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से कि एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू ई इंटू वी। ठीक, तो लेमडा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, एच सी अपॉन ई इंटू वी। अब यहां पर क्या है आपके पास, यहां समझें, अगर एनर्जी अगर ज्यादा है आपकी, ये एनर्जी आपकी ज्यादा है, तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, कम, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन एमिट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, जो त्वरित विभव है वो
ज़्यादा होना चाहिए, हेवी रेंज का होना चाहिए, ज़्यादा रेंज का, ठीक है, तभी ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ज़्यादा। और जब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा उसकी, जिस वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो मतलब एक लैम्डा मिनिमम का फोटोन एमिट होने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब उस मिनिमम एनर्जी से और कम एनर्जी का फोटोन एमिट नहीं होगा, और इसी मिनिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ। अगर मान लीजिए एनर्जी क्या है, कम, तो वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा अगर होगी और एनर्जी कम होगी तो उससे कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं होगा। तो मतलब वेवलेंथ की भी रेंज फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं होगा। क्लियर है। तो ये थे हम लोगों ने किसकी बात की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वहां से बताया कि भाई ये जो है आपके पास जो लैम्डा है ये क्या है, मिनिमम वेवलेंथ, इससे कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं होगा। ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन एमिट हो सकता है, इनफाइनाइट फोटोन एमिट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। दूसरी कहानी, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग की बात हम लोगों ने की थी, कई इलेक्ट्रॉन इससे टकरा रहे हैं और मल्टीपल कोलिजन हो जा रहे हैं, मल्टीपल कोलिजन, टकरा रहा है, फिर डिएक्सेलरेट, फिर टकरा है, फिर डीएक्सेलरेट, फिर टकरा है, फिर मंदित, फिर टकरा है, फिर मंदित, ऐसे करके मल्टी टक्करें हो रही हैं। तो इस मल्टी टक्करों में क्या है, कई सारी वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। सतत एक्स किरणें, भाई ये इलेक्ट्रॉन टकराया जाके, फिर मंदित हुआ, फिर इसके बाद ऊर्जा फिर टक्कर की, फिर फोटोन बाहर निकला। देखें, पहली टक्कर में एमिट हुआ, मंदित होगा, तो मंदित होगा त्वरित इलेक्ट्रॉन, तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशंस। तो पहली वेवलेंथ, फिर टक्कर की दूसरी, फिर टक्कर की तीसरी, तो धीरे 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 क्या, धीरे 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 क्या, इसकी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, और ऊर्जा का ह्रास फिर यहां पर क्या निकल रही है, एक्स किरणें भी निकल रही है, काफी वेवलेंथ की, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स किरणें मिलेंगी वो कंटिन्यूअस होंगी, वो सतत होंगी, कई सारी वेवलेंथ की रहेंगी। क्लियर है। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे है। फिर हम लोगों ने बात की ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य किसमें रूपांतरित हुई, गतिज ऊर्जा में, और ये मान रहे हैं कि पहली टक्कर में ही ये क्या हुआ, कोलाइड हो गया, इसने पूरी ऊर्जा हास कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से फोटोन बाहर निकलेगा, फोटोन बाहर निकलेगा, वो फोटोन क्या कहलाएगा, एक्स किरण है, उस फोटोन की ऊर्जा होगी E=hc/λ। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहानी की, अगर हमें हमारे पास फोटोन बाहर निकल रहा है, तो अगर एनर्जेटिक है, काफ़ी हैवी एनर्जी का है, तो जो वेवलेंथ होगी उस फोटोन की वो क्या होगी, मिनिमम, और उस मिनिमम से इस मिनिमम से कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट नहीं होगा। इससे ज़्यादा का हो सकता है लेकिन इससे कम का नहीं होगा। फिर हम लोगों ने बात की जो इसकी क्या बोलते हैं, किया गया कार्य था किसके बराबर होगा, इसकी गतिज ऊर्जा के, और गतिज ऊर्जा बराबर दिस ऊर्जा बाई एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 80/λ = E × VA।
तो जो मिनिमम वेवलेंथ आई है वो कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए। किस पर मिनिमम वेवलेंथ किस पर निर्भर कर रही है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, त्वरित विभव पे। ठीक है, अगर त्वरित विभव का मान क्या होगा, ज़्यादा, तो वेवलेंथ कम। अभी बताया थोड़ी देर, अगर एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकरा रहा है तो इसका मान क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा, तो हमें क्या मिलेगा, कम वेवलेंथ का फोटोन, कम वेवलेंथ की एक्स किरणें। समझ रहे बात। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखें। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कट ऑफ वेवलेंथ, या अंतक, हिंदी में बोलते हैं क्या, अंतक तरंग दैर्घ्य, अंतक तरंग दैर्घ्य। क्लियर, क्लियर है बच्चों बात। तो ये काफ़ी सारे रही, आप वीडियो पॉज करें, फिर इसको लिख लें, फिर थोड़ी सी और कुछ पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट अभी आपके बच्चे भी हैं, उसको हम लोग थ्योरी से क्लियर करेंगे। क्लियर है, जो मेजर पार्ट था इसमें काफ़ी हम लोगों ने चर्चा कर ली। दूसरी बात बता दूं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं आपको मैं क्या है। यहाँ से हम लोग फिलामेंट वोल्टेज की सहायता से धारा प्रवाह किया, तो जो यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है तो वो क्या होगा, गर्म करेगा। एक निश्चित तापमान के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी सतह से बाहर निकालेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी सतह से बाहर निकलता है, उनके कुछ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है भी और किसी के पास नहीं भी है, तो हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन के पास जीरो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन निकले तो उसकी दिशा में उनको जाना चाहिए, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हमने पता लगाने के लिए एक कॉलीमेटर इस्तेमाल किया। ये क्या करेगा, इसको एक दिशा प्रोवाइड कराएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम्हें सीधे जाना है। अब बात होती है इनके पास एनर्जी नहीं है, तो हमने क्या किया, एक विभव अप्लाई किया, धनात्मक टर्मिनल उधर, ऋणात्मक टर्मिनल इधर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, एक धारा प्रवाह विभवांतर लगाया, त्वरित विभवांतर। इसकी सहायता से अंदर एक विद्युत क्षेत्र बना। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, तो इस पर एक बल लगेगा। वो बल इसके परिमाण पर निर्भर करेगा, और बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। और जब हम काफ़ी ज़्यादा विभवांतर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी काफ़ी हैवी होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, और उस विद्युत क्षेत्र से जो बल कार्य करेगा वो भी, उसकी भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा, उसका भी परिमाण काफ़ी ज़्यादा। और अगर जो बल लग रहा है वो ज़्यादा, तो यहाँ से यहाँ जाने में किया गया कार्य भी होगा। वो किया गया कार्य किसमें रूपांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ जब ये लक्ष्य को भेदेंगे, जब वो लक्ष्य को भेदेंगे बच्चों, तो यहाँ पर सिंगल कोलिजन का भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल कोलिजन। ये टारगेट है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य की प्रॉपर्टी है। लक्ष्य क्या होना चाहिए, इनका परमाणु क्रमांक काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इनका गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए। यह नहीं कि कुछ तापमान पाए और गलना चालू हो गया ना, इनकी जो तापीय चालकता है वो भी क्या होनी चाहिए, उच्च। उष्मा का प्रवाह, उष्मा को क्या कर दे, दूर कर दे, या उष्मा को प्रसारित कर दे, मतलब आगे बढ़ा दे या स्थानांतरित कर दे। ठीक है, इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये लक्ष्य को, अब जैसे इलेक्ट्रॉन लक्ष्य को भेदेगा, तो जैसे लक्ष्य को भेदा, कुछ ऊर्जा हास हुई और कुछ ऊर्जा निकल के आई, कुछ ऊर्जा, इसकी गति ऊर्जा की क्या हुई, हानि हुई। तो फिर मान लीजिए कुछ ऊर्जा बची, फिर टक्कर करेगा, फिर हास, फिर टक्कर करेगा, फिर हास, फिर टक्कर करेगा, तो मल्टीपल टक्कर करे जा रहा है। तो इन मल्टीपल टक्करों से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होगा, मंदित होगा। मंदन में भी तो त्वरण होता है। तो अगर मैक्सवेल थ्योरी की बात करें, उसके मैक्सवेल सर के सिद्धांत की बात करें, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का या विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन होगा, किस फॉर्म में होगा, इन्हीं को बोला जाता है क्या, एक्स किरणें बेटा। तो मैंने यहाँ पर बात की मल्टीपल टक्करें। अब मल्टीपल टक्करों में क्या होगा, कई सारी वेवलेंथ के एक्स किरणें मिलेगी। तो इन किरणों को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरे, सतत एक्स किरणें। बात आ रही समझ में, सतत एक्स किरणें। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी बोला कि भैया कई सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये तंतु से ये टारगेट। अब एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, टक्कर कर रहा है, टक्कर करने के बाद एक ही टक्कर में सारी ऊर्जा खत्म। तो एनर्जी कितनी हुई इसकी, इक्वल, जो फोटोन एमिट हुआ यहाँ पर, वो फोटोन की एनर्जी कितनी है, इक्वल टू hc/λ। अगर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, कम, मिनिमम वेवलेंथ होगी। तो हमने बोला कि भैया जो कार्य हुआ था वो किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के। और इस ऊर्जा का अगर पूरी ऊर्जा
हो चुकी है खत्म, तो किस एनर्जी का फोटोन निकलेगा, इस एनर्जी का। तो हम लोग दोनों समीकरणों को क्या किए, बराबर किए। बराबर करने के बाद हमारे पास लैम्डा मिनिमम, जो एमिटेड फोटोन है, जो एमिटेड रेडिएशन है, जो उत्सर्जित एक्स किरणें हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, उन्हीं मिनिमम वेवलेंथ को, उन्हीं उसी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतक तरंग दैर्घ्य, कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब ये है कि इससे मिनिमम वेवलेंथ का, इससे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का फोटोन एमिट नहीं होगा, एक्स किरणें नहीं मिलेगी। इससे ज़्यादा का हो सकता है, इससे ज़्यादा की मिलेगी आपको, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं बात? तो ये वाली बात, तो इसको लिख लें वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, अभी मैं पूरा लिखूंगा, क्लियर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ें थी इसमें, लिख लें बेटा वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखें। हाँ तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में चर्चा करनी थी, और इससे ज़्यादा चर्चा हम लोगों ने कर ली है, मैंने बता दिया अभी एक्सपेरिमेंट में ही। जो बातें बताई है वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है देखें। कुलिज ने निर्वात ऊष्मीय एक्स किरणें नलिका विकसित की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय उत्सर्जन विधि द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। जो फिलामेंट वोल्टेज था, वोल्टेज प्रवाहित किया, विभव लगाया, धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाह से क्या हुआ, फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होने के एक निश्चित तापमान के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उत्सर्जित होना चालू हो गए। ये तो हमने बात की थी, ठीक है। फिर उनके बाद उनकी दिशा पता नहीं है, उनकी दिशा पता नहीं है किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं, तो हमने क्या दिया, कॉलीमेटर लगाया, उसको एक दिशा बताई कि भैया तुम्हें इसी छिद्र से निकल के सामने वाले से जाके टक्कर मार देनी है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन के बाद माना कि कोई ऊर्जा ही नहीं है, और जब ऊर्जा नहीं है तो हमने क्या दिया, एक्सटर्नल विभवांतर लगाया, जिसके रेंज थी किलोवोल्ट में, ठीक है। तो वही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके लक्ष्य से टकराया। दूसरा बिंदु क्या करा, उच्च विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय विद्युत द्वारा उत्सर्जित लक्ष्य की ओर बढ़ता है और लक्ष्य के परमाणु से टकराता है, जिसके कारण एक्स किरणें उत्पन्न होती है। टकराया, काफी सारी एनर्जी चली गई किसमें, ऊष्मा में। टारगेट के मॉलिक्यूल क्या हुए, उसके कंपन ऊर्जा बढ़ गई, कंपन ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा बढ़ी, ठीक है। अब वो ऊर्जा किसमें हो गया, उसको शेक करने में, उसके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, क्लियर है। अब जो बची कुची ऊर्जा थी वो किसमें आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो रेडिएट हुआ, जो फोटोन निकला। थर्ड पॉइंट, प्रायोगिक रूप से यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन पुंज का सिर्फ जो हमने एक्सेलरेट कराया, तो वहां पर एक कोलिमेटर की सहायता से क्या बनती है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम बन जाती है, जिसके एनर्जी काफी ज्यादा होती है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बीम के रूप में वो लक्ष्य से टकराता है, जिसमें सिर्फ 1 या 2% गतिज ऊर्जा का उपयोग एक्स किरण उत्पन्न के लिए होता, बाकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है, ठीक है। तो ये हुई बात। उसके बाद हम लोगों ने बात की इसके लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य की मेन इंपॉर्टेंट है, हर आप एटम को नहीं ले सकते, इसमें कुछ ही एक एटम होंगे जो एक्स किरणें प्रोड्यूस करेंगे, सब नहीं कर सकते, कुछ है, और जो होंगे उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए देखें। फर्स्ट पॉइंट, परमाणु क्रमांक उच्च होना चाहिए, गलनांक बिंदु तथा विश्व उष्णता भी उच्च होनी चाहिए। अब गलनांक बिंदु ये नहीं कि जैसे एक्स काफ़ी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके टकराया, गर्म हुआ मटेरियल और पिघलना चालू हो गया, तब क्या मिलेगी, एक्स किरणें, तो पूरा खराब कर देगा। तो विशिष्ट उष्मा भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। उत्पादित उष्मा को हटाने के लिए तापीय चालकता भी होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने क्या लगाया, पानी लगाया था, पानी कनेक्ट किया था, जो उष्मा को बाहर निकालेगा। कहीं कहीं कॉपर की रोड भी लगा देते हैं, है ना। कॉपर की रोड क्या होती है, काफ़ी अच्छी उसकी उसमें चालकता होती है, जो हीट को रिमूव कर देती है, बाहर निकाल देती है ना। तो ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो मटेरियल होगा वो हो सकता है प्लेटिनम हो, मोलिब्डेनम हो, टेंटलम हो, या टंगस्टन पदार्थ, है ना, एल्यूमिनियम हो, जो भी मतलब ले, उसकी ये तीनों विशेषताएं जो होनी चाहिए, तभी वो एक्सरे प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। तो ये चीज़ें अब आप लिख लें, इन पॉइंट को वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी तीव्रता को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब तीव्रता को कैसे कंट्रोल करना है अभी बात करें इसकी, तो आप लिखें, फिर साथ में बात करते हैं, ठीक है। पेनेट्रेटिंग पावर, जो छेदने की शक्ति है, वो कैसे होगी, टाइप ऑफ एक्सरे, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, करेक्ट
करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे, सबकी बात करेंगे। आप इसको लिखें, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं आगे, चलें लिखें। अभी अपने पास है तीव्रता पर नियंत्रण। तो कैसे आप तीव्रता पर नियंत्रण करोगे, तो इसके लिए लिखा है पॉइंट देखें, फिर मैं समझाता हूं आपको। एक्स किरणों की तीव्रता इलेक्ट्रॉन के लक्ष्य पर टकराने की संख्या पर निर्भर करती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उनकी संख्या पर। और इलेक्ट्रॉन की संख्या तंतु के तापमान पर निर्भर करती है, जिसे तंतु धारा से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार एक्स किरणों की तीव्रता तंतु की ओर प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। कुल मिला के कहानी क्या है देखें। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। कि हम लोगों ने क्या लगाया था, एक फिलामेंट लिया था और ये फिलामेंट को एक फिलामेंट वोल्टेज से कनेक्ट किया था हम लोगों ने ना बेटा, ये फिलामेंट वोल्टेज। अब फिलामेंट वोल्टेज क्या काम करता था, इसमें धारा प्रवाहित करता था। इस धारा प्रवाह के कारण ये जो फिलामेंट था, ये तो तंतु था, ये क्या होता था, गर्म। तो अब गर्म होता था एक निश्चित तापमान के बाद। हम और अगर इसको उष्मा क्या बोलते हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये गर्म होगा। तो जो इसके इनरमोस्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, ऊर्जा पाएंगे। कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो यदि कार्यफलन से ज्यादा अगर हम लोग ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलेगा। ऐसा हमने कहां पढ़ा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। तो इलेक्ट्रॉन अपनी सतह से बाहर निकले। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकलेंगे और वही इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाके टकराएंगे, इस टारगेट मटेरियल पर। फिर हमने लगाया कि इससे कनेक्ट कर दिया था भाई एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो क्या करता था, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या देता था, ऊर्जा। क्या देता था बेटा, ऊर्जा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हम कम कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराएंगे उनकी संख्या भी कम होगी, और अगर संख्या कम होगी तो इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो इसका ये फिलामेंट वोल्टेज बढ़ा दें और ऊर्जा पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भर भर के बाहर आएंगे। तो जो लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें भी क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, इसका वोल्टेज कम कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, हो सकता है 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे काफ़ी सारे, 3 ही नहीं होंगे, काफ़ी सारे निकलेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर इसका जो धारा प्रवाह है, जो फिलामेंट में धारा प्रवाहित कर रहे हैं इसको गर्म करने के लिए फिलामेंट को, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, वोल्टेज कम कर दें, तो जो धारा प्रवाह होगा वो कम होगा। तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है, जो सतह से, फिलामेंट की सतह से बाहर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या भी कम होगी। और उनकी संख्या यदि कम होती है तो यहाँ पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कम। तो अगर लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी तो जो एक्सरे आपको मिलेगा, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रेडिएशन से निकलेंगे इस टारगेट से, उनकी संख्या भी क्या होगी, कम होगी बेटा। ठीक है, तो जो फोटोन निकल रहे हैं या जो एक्सरे का नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिलामेंट वोल्टेज की सहायता से एक्सरे को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाँ, आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब कंट्रोल करना है, अपने हिसाब से काम करना है, आप बढ़ा भी सकते हो उसको और कम भी कर सकते हो, उसको डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी है आपकी। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट वोल्टेज को अगर आप बढ़ाओगे, अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यदि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकरा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, जो एक्सरे की संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। तो ये एक्सरे की संख्या भी बढ़ गई।
अब एक्सरे की अगर संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो उनकी तीव्रता भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। समझे? तो यहाँ पर जो ये आपका VF है, ये क्या है आपका तंतु फिलामेंट वोल्टेज, तंतु का विभवांतर, तंतु का विभवांतर, ठीक है, फिलामेंट वोल्टेज NEA। ये है आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है कि ज़्यादा, ये आप पे डिपेंड करता है, फिलामेंट वोल्टेज बढ़ा दें या कम कर दें। N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन की संख्या या एक्सरे की संख्या या नंबर ऑफ एक्सरे, समझ रहे बात। और I क्या है आपकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, तीव्रता, ठीक है, तीव्रता, इसको मैं लिख दूं यहां पर इंटेंसिटी, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें यहां पर, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, NHF, क्लियर। तो ये है आपके पास इंटेंसिटी, क्लियर है। तो इसको वीडियो पॉज करें और लिख लें बेटा, फिर हम लोग इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है, इसको जो इलेक्ट्रॉन की छेदने की जो शक्ति है उस पर विचार करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको घटा सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की पेनेट्रेटिंग पावर को कंट्रोल करना है तो आपको जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है किलो वोल्ट का, उस पर निर्भर करेगा। तो बात करते हैं, वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, फटाफट समझते हैं क्या होता है पेनेट्रेटिंग पावर को कंट्रोल करना, बढ़ाना, घटाना, ये जो भी है। चले बेटा लिखें इसको। अब बच्चों ये भेदने वाली शक्ति पर नियंत्रण की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब तो भेदने की शक्ति मतलब पेनेट्रेटिंग पावर, लक्ष्य को कितना भेदेगी, ठीक है, उसकी जो शक्ति है उसको कैसे नियंत्रण करना है। तो हम लोगों ने क्या बात की थी अभी, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी कि फिलामेंट, एक फिलामेंट को हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया था, फिलामेंट वोल्टेज की सहायता से ना, ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया था फिलामेंट वोल्टेज को। अब हम लोग क्या करते थे, धारा प्रवाहित करके इस फिलामेंट को क्या करते थे, गर्म करते थे। तो इससे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे और ये इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से जाके क्या होते थे, टक्कर मारते थे इसको। लेकिन एक और बात हम लोगों ने की थी यहां पर कि इसको जो ऊर्जा प्रदान करेगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाया था, वो भी किलो वोल्ट में। जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाया था त्वरित विभव इन किलो वोल्ट, इसकी रेंज थी, काफ़ी हैवी रेंज। ये क्या था, त्वरित विभव आपका। अब अगर बात करें तो हम लोगों ने जो तीव्रता पर नियंत्रण किया था एक्सरे की, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अगर इस फिलामेंट वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करके रखें तो यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। आप फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ा दो तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी काफ़ी, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे तो वही जाके इससे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लक्ष्य को टकराएंगे, लक्ष्य से टकराएंगे। टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होगा। डी एक्सेलरेशन से अगर हम लोग मैक्सवेल की थ्योरी ध्यान दें तो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराएंगे, अब एक टक्कर की बात हुई थी और कई सारी टक्करों की भी बात हुई थी। तो जैसे यहां पर क्या हुआ, कई सारे इलेक्ट्रॉन आए, उससे जाके टकराए, फिर डी एक्सेलरेट हुए, फिर टकराए, फिर डी एक्सेलरेट, फिर टकराए, फिर डी एक्सेलरेट, फिर टकराए। तो ऐसे जैसे डी एक्सेलरेट होगा तुरंत क्या करेगा, वो रेडिएशंस को बाहर निकालेगा, फोटोन बाहर निकलेंगे, वही फोटोन जो निकलते हैं वही क्या मिलता है हमें, एक्स-रे, एक्स किरणों के रूप में, ठीक है। तो ये जो टारगेट मटेरियल से जैसे ही इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या टकराएगी तो एक्स
किरणें बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी जो फिलामेंट वोल्टेज की, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भेदने वाली शक्ति पर। तो यहाँ पर जितने भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये क्या है, हम लोगों ने इनको माना था, जैसे हम लोगों ने कुलिस ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तंतु से बाहर आते ही इनको मान लेते हैं हम लोग क्या, इनकी जो ऊर्जा है वो क्या है, शून्य। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन कार्यफलन की ऊर्जा को बराबर करके इसकी सतह से बाहर निकल आए। इनके पास कोई ऊर्जा हो भी सकता है ना, हो सकता है किसी के इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा हो, किसी के पास कम हो, किसी के पास ना हो, लेकिन हमने माना नहीं है भैया। तो इस त्वरित विभव की सहायता से हम लोगों ने क्या दिया, इसको काफी ज्यादा ऊर्जा दी। किसको, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा ऊर्जा दी, एकदम ऊर्जा से भर दिया इनको। और जैसे इनको ऊर्जा से भरा हमने, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अच्छा मेन बात थी, अब इनको ऊर्जा तो दे दी, अब ये पागल है, मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए खूब सारी ऊर्जा हो, थकान ना हो बिल्कुल, मतलब आप एक्साइट हो और काफी ज्यादा ऊर्जा हो, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अब ये भी था, इनको पता ही नहीं था कि इनको जाना किधर है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक कॉलीमेटर लगाया, इनको रास्ता दिखाया कि भैया तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, ना इधर जाना है, ना नीचे जाना है, ना आगे पीछे। इनको बताया कि भाई तुम सीधे जाके टकराओ। इसके लिए हमने एक कॉलीमेटर लगाया जो इसको एक रास्ता प्रदान करता है, और ये इस जो पतले से रास्ते से निकलता है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, तो यहाँ पर क्या होता है, एक बीम बनती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की बीम बनती है, पुंज जिसे बोला जाए पुंज। तो ये जो है, ये जाके बीम इससे लक्ष्य से टकराएगी। अब आप इसकी जो इलेक्ट्रॉन है, जो बीम है, ये इसकी जो ऊर्जा है आप किससे बढ़ा सकते हो, किससे घटा सकते हो, निर्भर कर रहा है। आप चाहते हो कि लक्ष्य से जाके एकदम टकरा जाए काफी ज्यादा शक्ति के साथ, तो आप क्या करोगे, इस त्वरित विभव का मान काफी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो काफी ज्यादा स्पीड में जाएगा और लक्ष्य को टकराएगा। टकराने के बाद अगर बात की जाए, तो जैसे ही ये टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डी एक्सेलरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन टकराया, डी एक्सेलरेट हुआ, डी एक्सेलरेशन से मैक्सवेल की थ्योरी अगर ध्यान दें तो त्वरित इलेक्ट्रॉन, भाई डी एक्सेलरेशन है तो क्या करेगा, अपनी गतिज ऊर्जा का ह्रास करेगा, कुछ ऊर्जा चली जाएगी इसके तापमान को बढ़ाने में, और कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, निकलेगी जो बची हुई है 1 या 2%। अभी हमने बात की कि 1 या 2% ही एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो डी एक्सेलरेशन से यहाँ पर गतिज ऊर्जा की हानि होगी, और ये गतिज ऊर्जा की जो हानि होगी, जो बची हुई ऊर्जा है आपकी, वो किसके रूप में बाहर आएगी, एक्स किरणों के रूप में। किसके रूप में बेटा, एक्स किरणों के रूप में। क्लियर है। तो यहां से ये समझना है हमें कि जो भेदने वाली शक्ति है उसको कैसे कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, किसकी सहायता से। तो आपको ये नजर आया कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन इसकी भेदने वाली शक्ति पर नियंत्रण करना है, तो हमें सबसे पहले त्वरित विभव पर नियंत्रण करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे टकराएं, लक्ष्य से टकराएं, तो आप क्या करो, त्वरित विभव का मान बढ़ा दो। जैसे ही आप त्वरित विभव का मान बढ़ाओगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाके टकराएंगे, ठीक है। अब टक्कर के फलस्वरूप जो ये एक्स किरणें जो मिल रही हैं आपको, कि इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर कुछ ऊर्जा ह्रास हुआ, कुछ किरणें एक्स मिली, फिर उसके बाद मान लीजिए ऊर्जा है, फिर टकराएगा, फिर डी एक्सेलरेशन से एक्सरे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, रेडिएशन बाहर निकलेगी। तो ऐसे करके फिर मान लीजिए कुछ ऊर्जा बची है अभी भी, इसके बाद फिर टकराएगा, फिर डी एक्सेलरेशन होगा, फिर एक्स किरणें मिलेगी हमें। तो ऐसा कैसे मिलता जा रहा है आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको
एक मिनिमम वेवलेंथ से, जैसे अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले कि मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की एक्स किरणें हमें नहीं मिलेगी। मिनिमम वेवलेंथ की एक्स किरणें आपको मिल सकती हैं या मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस एक्सरे, सतत एक्स किरणें। फिर मैं बता दूं आपको कि जैसे इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमें भेजने वाली शक्ति पर नियंत्रण करना है तो किस पे कंट्रोल करना होगा, त्वरित विभव के ऊपर। आप चाहते हो कि काफी ज्यादा शक्ति से जाके टकराए, बढ़ा दो इसका मान। आप चाहते हो कम शक्ति से जाके टकराए, घटा दो इसका मान। समझ रहे हैं, ये आप पे निर्भर कर रहा है आप त्वरित विभव कितना दे रहे हैं उसको। क्लियर है। तो ये तो भेजने वाली शक्ति पर नियंत्रण रहा। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जो एक्स किरणों के प्रकार हैं, जो मेजर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार के एक्सरे होते हैं, एक सॉफ्ट एक्सरे, एक हार्ड एक्सरे, ठीक है। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, सतत एक्सरे और गुणात्मक एक्सरे पढ़ना है हमें। तो मैं सतत एक्सरे की बात बताता हूं आपको कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस लक्ष्य से जाके टकराया, टकराने के बाद अपनी कुछ ऊर्जा का इसने ह्रास किया, डी एक्सेलरेशन हुआ। ऊर्जा का ह्रास होगा तो मतलब डी एक्सेलरेशन होगा, मंदित होगा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बाहर निकालेगा, विकिरणों को बाहर निकालेगा। तो यही विकिरणें हमें किसके रूप में मिलेंगी, एक्स किरणों के रूप में। अब मान लीजिए ये डी एक्सेलरेट हुआ, मान लीजिए फिर कुछ ऊर्जा है, इसके बाद फिर टकराएगा, फिर डी एक्सेलरेशन, फिर एक्सरे, फिर टकराया, फिर डी एक्सेलरेशन, फिर एक्सरे। तो ऐसे करके जैसे आप चाहते हैं, हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो एक्स किरणें मिल रही हैं, जो फोटॉन्स मिल रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा है Sc/λ है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है इस पर अगर आपको काफी ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर ये ज्यादा है तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। और अगर इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो जो लेमडा मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम। तो अगर ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो लेमडा क्या होगा, जो फोटोन है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम, ठीक है। ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, त्वरित विभव के ऊपर। तो अगर मान लेते हैं आपने एक विभव अप्लाई कर दिया इतनी ऊर्जा का, तो लेमडा मिनिमम जो उत्सर्जित फोटोन है वो इतना मिला। अब इससे कम आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा क्या होती रहेगी, कम, तो वेवलेंथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आप सोचे ना, इससे जाके इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद ऊर्जा हुई कम, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो आपको निरंतर बढ़ती हुई फोटॉन्स मिलेंगे जो जिनकी तरंग दैर्घ्य काफी होगी ज्यादा, लेकिन उस मिनिमम वेवलेंथ से कम का फोटोन आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे बात। तो ये वाली, तो ये जो एक्स किरणें मिल रही हैं आपको कौन सी वाली है, ये सतत एक्स किरणें हैं। कौन सी किरणें, सतत एक्स किरणें। समझ रहे हैं बात। तो जो इनकी ऊर्जा है ये किस पर निर्भर कर रही है बेटा, E/V। समझ रहे। तो जो इनकी ऊर्जा है ये किस पर निर्भर कर रही है, जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें हम लोग तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक। तो ये कार्य है, किया गया कार्य, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पर आया, इससे टकराया है, तो किया गया कार्य होगा आवेश इंटू विभवांतर, बराबर होगा किसके, गतिज ऊर्जा के। तो ये है आपके पास गतिज ऊर्जा, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये किसके बराबर हो जाएगा, E=Sc/λ। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर। दूसरी बात करेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, गुणात्मक एक्सरे। अब हम लोग गुणात्मक एक्सरे की बात कर रहे हैं तो कैसे वो प्रोड्यूस होगा। आप जानते हैं यहां से बीम गई और जाके इससे टकरा जाए, एक ही बार में टक्कर कर जाए, तो जो इस टारगेट मटेरियल के एटम्स हैं, ध्यान से सुने अभी इस बात को,
जो इस टारगेट मटेरियल के एटम्स हैं उस एटम के लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है भाई? अपने घर के अंदर रहना चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो हम मिनिमम एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं। हमारे पास ज़्यादा एनर्जी आएगी, हम कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करेंगे भाई। हो जाओ, कुछ ज़्यादा एनर्जी आ जाए, ज़्यादा पैसे आ जाए, पैसे आ जाए ज़्यादा काफ़ी, तो कुछ ना कुछ, अगर सही आदमी है तो सही काम करेगा, नहीं तो उल्टा सीधा है तो गलत काम कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा वो। समझ रहे बात? तो काफ़ी ज़्यादा अगर एनर्जी आ गई है, ठीक है, तो एनर्जी आ गई तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, फालतू की बात नहीं करते, मेन पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक की। हमने बोला कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गया, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, जो उसके लोअर ऑर्बिट में, मतलब के शेल के अंदर जो लोअर ऑर्बिट है उसको हमने नाम क्या दिया, के शेल। तो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से टकराया और टकराने के बाद उसको ऊर्जा दी और वो इलेक्ट्रॉन निकल लिया भैया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, निकल लिया है। अब वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक रिक्त स्थान बन गया है, ठीक है। जो वो रिक्त स्थान बना है उसको भरेगा कौन? या तो एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन भरे या तो एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन भरे। समझ रहे? तो एम शेल की ऊर्जा और ज्यादा है, तो उससे कम ऊर्जा किसकी है, आपकी एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो, और एल शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहेंगे कि हम इस रिक्त स्थान को भर लें। तो वो क्या करेगा, एल शेल से, जब एल शेल से के शेल में आएगा तो वो क्या करेगा, अब आपको पता है कि एल शेल से के शेल में आने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको उतनी ऊर्जा, दो कक्षों की ऊर्जा है उसको क्या करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके वो एल शेल से के शेल में आएगा, ठीक है। तो वो जो रेडिएशंस निकलेंगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स। समझ रहे बात? तो थोड़ी बात अभी हम लोगों ने की और थोड़ी सी इसके प्रकार, मतलब अभी मैं बता नहीं रहा, अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे बात। अभी तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, गुणात्मक एक्सरे, और क्या होता है कंटिन्यूअस एक्सरे। क्लियर है? तो इसको वीडियो पॉज करके बेटा इसको लिख लें आप। देन हम लोग चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस क्या होगा, देन कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होगा, और देन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होगा। चलिए बेटा वीडियो पॉज करके बेटा लिखें, एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिखें बेटा इसको। एक्सरे कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सरेज एक्स किरणों के प्रकार। तो अगर बात करें इस यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस there are 2 types of X-ray. First is soft X-rays, and second is hard X-ray. ठीक है। अब सॉफ्ट एक्सरे में क्या होगा, तो सॉफ्ट एक्सरे में बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, आवृत्ति, वो क्या होती है, न्यूनतम। जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, न्यूनतम आवृत्ति, और अधिकतम तरंग दैर्घ्य। समझ रहे बात? तो जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, न्यूनतम, और जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी, अधिकतम। ये वाली, ये किस में होगा आपका, सॉफ्ट एक्सरे में। किस में होगा बेटा, सॉफ्ट एक्सरे में। हार्ड एक्सरे में क्या होगा,
कि जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी आपकी अधिकतम, अधिकतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। समझ रहे? तो ये वाली चीज है, आवृत्ति का मान क्या होगा इसके अंदर अधिकतम, और जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान क्या हो जाएगा बेटा न्यूनतम। समझ रहे? तो ये हार्डनेस के आधार पर है। जो एक्सरे आपको मिलेगा वो अगर सॉफ्ट एक्सरे है तो उसकी आवृत्ति का मान क्या होगा कम, तरंग दैर्घ्य ज्यादा मिलेगी, आपको पता है ये चीज। दूसरी बात हार्ड एक्सरे की बात करें, अगर हार्ड एक्सरे की हम लोग बात कर रहे हैं तो जो आपको एक्सरे प्राप्त होगा उसकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी अधिकतम, और तरंग दैर्घ्य जो होगी बेटा वो क्या होगी न्यूनतम। बस इसे याद रखना है आपको कि सॉफ्ट एक्सरे में क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है और तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, और हार्ड एक्सरे में आवृत्ति क्या होती है और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है। समझ रहे बात? इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें बेटा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, चले बेटा लिख। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।